तो आज हम लोग बात करेंगे प्लाज्मा के ऊपर। यानी कि पहले हमें देखना पड़ेगा ब्लड क्या होता है। ब्लड ब्लड अक्सर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ब्लड के जो टिश्यू होते हैं उसका नाम क्या होता है। तो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। ब्लड का होता है कनेक्टिव टिश्यू। और ये किस रूप में रहता है? इन फ्लूइड फॉर्म, यानी कि ये पानी तरल, जो तरल पदार्थ होते हैं उसकी तरह ये होता है। अब इसका काम क्या होता है? इसको फ्लूइड ऑफ ग्रोथ और फ्लूइड ऑफ हेल्थ भी कहते हैं। ये भी लिखें कि रक्त को फ्लूइड ऑफ रक्त को फ्लूइड ऑफ ग्रोथ और फ्लूइड ऑफ हेल्थ भी कहते हैं। क्योंकि ब्लड जो होता है वो ऑक्सीजन कैरी करता है। ऑक्सीजन कैरी करके पूरे शरीर में ले जाता है। ऑक्सीजन में क्या होता है? सॉरी, ब्लड में ऑक्सीजन के अलावा क्या होता है? न्यूट्रिशन भी होता है, वो हर एक सेल को पहुंचाता है। इसके कारण से जो रक्त होता है उसे फ्लूइड ऑफ ग्रोथ एंड फ्लूइड ऑफ हेल्थ कहते हैं। अगर हम बात करें कि ब्लड का जो कलर कैसा होता है, तो आप सभी लोगों को कभी ना कभी चोट लगी होगी, कभी ना कभी आप लोगों का ब्लड निकला होगा, तो स्कारलेट रेड होता है। स्कारलेट रेड होता है। लेकिन कहाँ? जो आर्टरी होती है, आर्टेरियल ब्लड, वो तो स्कारलेट रेड कलर का होता है। लेकिन आपको जब चोट लगती है और चोट लगने के बाद में जब आपका खून निकलता है तो वो पर्पल रेड कलर का होता है। और ये वीनस ब्लड होता है। वीनस ब्लड क्यों होता है ऐसा वीनस ब्लड? ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब आपके मन में प्रश्न उठेगा कि जब हमें चोट लगती है तो क्या हमेशा वेन का ही ब्लड आता है? देखिए, पूरे शरीर की अगर बात किया जाए तो कुछ स्थान ऐसे हैं आपके शरीर में जहां पर आर्टरी सुपरफिशियल यानी कि ऊपर की तरफ होती है, अन्यथा आर्टरी जो है वो हमेशा अंदर की तरफ होती है, डीप सीटेड होती है। देखिए, भगवान बहुत बड़ा इंजीनियर है, साइंटिस्ट है, उससे उनको जो है सब कुछ पता है कि हमको क्या कैसे बनाना है। जैसे अगर आपका कोई पार्ट बॉडी का है, इस पार्ट में जो आर्टरी होती हैं वो थोड़ा अंदर की तरफ होती हैं, जो वेन होती हैं वो बाहर की तरफ होती हैं। ये ऐसा क्यों भगवान ने किया? जैसे बाई चांस यहाँ चोट लग जाए, वेन रप्चर हो जाए तो यहाँ से खून बहेगा, लेकिन ये बहुत धीरे धीरे, यहाँ से धीरे धीरे खून निकलेगा। खून या इसको ब्लड, ब्लड जो है बहुत धीरे धीरे। लेकिन जब आर्टरी पर तेजी के साथ, क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आर्टरी आपकी कनेक्ट होती है आपके हार्ट से। आपका जो हार्ट होता है
तो वो पंप करता है। जैसे आप ये देखिए, कहीं मोटर लगी हो, जैसे घर में मोटर लगी है, मोटर जब आप स्विच ऑन करते हैं तो बड़ी तेजी के साथ पानी ऊपर फेंकने लगता है। वैसे ही आर्टरी हार्ट से कनेक्टेड होती हैं। हार्ट उनके लिए मोटर पंप जैसा होता है। तो बहुत जल्दी जल्दी खून बाहर, जितनी बार वो धड़केगा पंप, बहुत प्रेशर के साथ खून बाहर निकलेगा। लेकिन वेन क्या है? वेन तो ब्लड को हार्ट की तरफ ले जा रहा है, तो उसमें कोई पंपिंग सिस्टम नहीं होता है। वो फ्लो ऐसा होता है पॉकेट वॉल्व के थ्रू, थोड़ा थोड़ा करके वो ऊपर जाता रहता है। इसीलिए भगवान ने सोचा कि आप छोटे बच्चे होते हो तो आपको शैतानियां आती हैं, आप चोट खाते हो, तो भगवान ने क्या किया कि हमें पहले क्या किया उन्होंने, आर्टरी अंदर की तरफ कर दी, और वेन की, इसको गिरेगा चोट लगेगा, तो वेन पे चोट लगेगी तो धीरे धीरे ब्लड बहेगा, आर्टरी पे लगेगी तो बहुत तेजी के साथ बह सकता है। इसीलिए उन्होंने ऐसा किया। फिर उन्होंने सोचा कि अगर हम सारी आर्टरी जो है अंदर की तरफ कर देंगे, तो आदमी की जब तक कभी तबीयत खराब होगी, उसका पल्स वगैरह अगर लेना होगा, तब तो ले ही नहीं पाएंगे पल्स। तो उनके दिमाग में एक बात आई कि कुछ स्थान ऐसे कर दें जहां पर हम आर्टरी ऊपर की तरफ कर दें, ताकि जब ये डॉक्टर बने वर्मा बेटा और इसके पास में कोई आ जाए दिखाने के लिए, तो कोई आ जाए तो ये पल्स कैसे लेगा। तो भगवान ने क्या किया कि ये हमारा जो वर्मा जब डॉक्टर बनेगा तो ये बीपी भी लेगा, ये पल्स भी लेगा। इसीलिए भगवान ने क्या किया कि रेडियल आर्टरी और ब्रेकियल आर्टरी, इनको ऊपर की तरफ कर दिया, सुपरफिशियल। अब रेडियल आर्टरी और ब्रेकियल आर्टरी कहाँ होती है? रेडियल आर्टरी जो आपकी रिस्ट ज्वाइंट होती है, उस रिस्ट ज्वाइंट पे बाहर की तरफ होती है। जैसे आपका ये हाथ हो, ये अंगूठा हो, ये उंगलियां हो, इस तरीके से। तो ये जो अंगूठा होता है, इस अंगूठे के जस्ट नीचे के साइड में, यहाँ पर ये रेडियल आर्टरी होगी, ये रेडियल आर्टरी होगी। आप यहाँ से पल्स ले लेंगे, आप जान जाएंगे पल्स बढ़ी है, तो इसका मतलब इसके में कोई प्रॉब्लम है। और ब्रेकियल आर्टरी जो आपका हाथ होता है, फोर आर्म, जहां पर आपकी एल्बो जॉइंट होती है, उस एल्बो जॉइंट में ये ब्रेकियल आर्टरी सुपरफिशियल ऊपर की तरफ होती है। यही ब्रेकियल आर्टरी पर आप यहाँ कफ बांधते हैं और बीपी मशीन से यहाँ इसके ऊपर स्टेथोस्कोप रखकर आप बीपी नापते हैं। यहाँ पर आप चेस्ट पीस रखते हैं, पीछे ये इस तरह होगा, और आगे जाके ये स्टेथोस्कोप आप यहाँ पे रखते हैं। तो ये दो स्थान, और ऐसा नहीं कि केवल दो ही स्थान, इसके अलावा फीमोरल आर्टरी जो होती है वो भी सुपरफिशियल, जैसे आप के जहां से जननांग निकलते हैं, वही थाई पर आप अपने हाथ रख के देखिए थोड़ा सा दबाकर, तो वहां पर भी आपको पल्पेशन फील होगा, पल्सेशन वहां पर आपको फील होगा। तो वहां पर भी सुपरफिशियल होता है। जब हमको कभी एबीजी, एबीजी एक जांच होती है, एबीजी इसको बोलते हैं आर्टेरियल ब्लड गैस, ये इमरजेंसी कंडीशन में कराई जाती है जांच की कहीं उसके अंदर सॉल्ट, जैसे कोई कोमा में बेहोश होने लगे या चोट लग जाए तो उस तरह कराते हैं। उसके अंदर हम पूरे सॉल्ट का एनालिसिस करते हैं, प्रोटीन से लेके ऑक्सीजन सेचुरेशन कितना है, तो हम वो ब्लड फीमोरल आर्टरी से निकालते हैं। रेडियल आर्टरी से भी निकाल सकते हैं, फीमोरल आर्टरी से भी निकालते हैं। तो वहां पर भी सुपरफिशियल होती है आर्टरी। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि जो आर्टरी होती है उसमें जो ब्लड का कलर स्कारलेट रेड होता है, और जो वेनस ब्लड होता है वहां पर्पल रेड कलर पाया जाता है। वॉल्यूम की बात करें कि आपके शरीर में कितना खून होता है, तो लगभग 5 साढ़े 5 लीटर ब्लड होता है। एक एडल्ट की बात करें तो लगभग 5 लीटर ब्लड उसके शरीर के अंदर होता है। लेकिन अगर हम बात करें न्यूबॉर्न बेबी की,
न्यू बॉर्न बेबी के अंदर लगभग 450 ml ब्लड के करीब में होता है। फिर फीमेल में थोड़ा सा ब्लड कम होता है, बल्कि ये थोड़ा गलत हो गया। फीमेल इतना खून पीती है, उनके अंदर थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, लेकिन खून जो है पीती तो वो है, लेकिन आदमी क्या करता है, उनका खून जला देता है, इसीलिए कम होता है। तो फीमेल के अंदर क्या होता है, आधा लीटर ब्लड लगभग कम होता है, क्योंकि इतने नखरे होते हैं लोगों के कि उनका खून जलता रहता है हमेशा। फीमेल जब खून जला दिया मेरा, ये कर दिया, तो इसीलिए आधा लीटर कम हो जाता है। बल्कि मेल में कितना होता है, आधा, क्योंकि उसको फर्क नहीं पड़ता खून जलेगा कहाँ से। तो ये कहानी रही आधा लीटर खून कम होने की। ब्लड की बात, तो अगर कोई एक हेल्दी पर्सन है, हेल्दी पर्सन उसकी हाइट के हिसाब से अगर उसका वेट देखें तो लगभग जो है 70 किलो का वेट होता है। 70 kg का अगर कोई व्यक्ति है, तो इसमें पूरे वेट का लगभग 8% हिस्सा जो है ब्लड का होता है। अब 70 किलो का 8% निकालोगे तो लगभग वही 6 वो किलो के करीब में आएगा। तो उतना ब्लड आपके शरीर में, ब्लड 5 किलो ही होता है, बाकी उसके जो फ्लूइड वगैरह होते हैं एक्स्ट्रा, वो ऐड करके लगभग 8% बॉडी वेट बनाता है। पीएच देखें, ब्लड का पीएच कितना होता है, तो ब्लड जो होता है हल्का सा बेसिक होता है, स्लाइटली बेसिक, बहुत कम बेसिक होता है, स्लाइटली बेसिक होता है। लगभग 7.4 इसका पीएच होता है। वैसे ऑन एवरेज देखेंगे तो 7.35 से लेके 7.45 तक इसका पीएच होता है। एक्चुअली में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण से जो वेन होता है उसका पीएच 7.35 होता है, और जो आर्टरी होती है उसमें ऑक्सीजनेशन हो जाता है, इसलिए 7.45। ये पीएच बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पीएच एक तरीके से बफर सिस्टम की तरह काम करता है, यानी कि ये पीएच कभी भी चेंज नहीं होता है। हेल्दी अगर आप हैं, अगर ये पीएच चेंज हो गया तो समझ लीजिए कि उस आदमी का अंतिम समय आ जाएगा। कई बार क्या होता है कि आदमी जैसे बहुत समय से भूखा हो, भूखा होने के बाद में उस व्यक्ति के अंदर पहले कार्बोहाइड्रेट, फिर प्रोटीन, फिर फैट, फैट का मेटाबॉलिज्म जब उससे एनर्जी होने लगती तो कीटोन बॉडी बनने लगते हैं। डायबिटीज का जो पेशेंट होता है उसके साथ भी यही होता है। कई बार डायबिटीज के जो पेशेंट होते हैं अगर भूखे रह लें कई दिनों तक, या उनके अंदर इंसुलिन जो है वो बहुत ज्यादा हो जाए, डोज ज्यादा हो जाए, और भी कई कारण है, तो उनके अंदर भी कीटोन बॉडी बनते हैं। या कोई व्यक्ति शराब बहुत पीता हो, एल्कोहल, उसके कारण से भी कीटोन बॉडी बनते हैं, उसको कीटो एसिडोसिस कहते हैं। उस कीटो एसिडोसिस के कारण से ये जो पीएच है वो चेंज हो जाएगा, और पीएच चेंज होते ही पूरे रिएक्शंस बॉडी में चेंज हो जाएंगे और उसकी डेथ हो सकती है, कोमा में जा सकता है। तो ये बफर सोल्यूशन की तरह काम करता है, इसका पीएच एकदम फिक्स रहता है, ये पीएच चेंज नहीं होता है। इसी पीएच को ध्यान में रख के अब एक कॉन्सेप्ट और आया है स्वास्थ्य, स्वस्थ रहने का। ये नया है लोगों के लाइफ स्टाइल, जो बड़े लोग हैं, ऑर्गेनिक खाना खाने का। ऑर्गेनिक खाना खाना है, ऑर्गेनिक पानी पीना है, और लगभग 3.5 से 4 लाख रुपए का एक आरओ आता है, मशीन आती है जिससे पानी फिल्टर होता है, और पानी जो है इसी पीएच का होता है। जापानीज कंपनी और कोरियन कंपनी बनाती है, 3-4 लाख रुपए का है। तो वो पानी पीने से
पीएच फिक्स हो जाता है इतना ही, और बॉडी इतना पीएच पे बहुत अच्छा वर्क करती है। प्योरेस्ट वाटर की बात करें तो जो बाबा बर्फानी अमरनाथ कैलाश पर्वत जो होता है, कैलाश पर्वत पे एक झील है, दो झील है वहाँ, एक प्रेत झील है, एक देव झील है। जो असुर झील है उसका पानी खारा है, समुद्र के जैसा है। जो देव झील है उसका पानी जो है अमृत जैसा है, मतलब बहुत मीठा, बहुत अच्छा पानी। वो पानी इसी पीएच का है। इसीलिए अगर आपको लंबी आयु और स्वस्थ आयु जीना है तो वही पानी वहां पर अगर कोई रहे, वही पानी पिए तो बहुत। पानी की कीमत देखी जाए तो एक अमेरिका का शायद कोई झील है कहीं का, उस पानी की कीमत कम से कम 2-4 लाख रुपए लीटर की भी है। तो डिपेंड करता है, जैसे विराट कोहली क्रिकेटर है, ये पानी पीते हैं, वो 600 रुपए लीटर का पानी है। लोग 20 रुपए लीटर में ही रेलवे स्टेशन और इधर पानी मिल जाता है। एक एवियन कंपनी है, उसका पानी शायद 2,500 रुपए लीटर का है। तो वो सब इसी प्रोसेस, मतलब पूरा सिस्टम जो है, लोग ये समझते हैं कि यही पीएच मेंटेन रहे। आयुर्वेद में जैसे आप लोगों ने अपना आयुर्वेद पढ़ा है, वहां पर आप देखे होंगे कि ऋतुओं के अनुसार संशोधन कराने का निर्देश दिया गया है। जैसे बसंत ऋतु में वमन कराएं, शरद ऋतु में विरेचन कराएं, और वर्षा ऋतु में बस्ती कर्म वगैरह करें। तो ये संशोधन, तो क्यों संशोधन कराया? आचार्यों को भी शायद इस पीएच के बारे में उनको पता था कि हमारा शरीर ब्लड बफर पे काम करता है, और हम तभी तक अच्छे स्वस्थ रह सकते हैं जब हमारे शरीर का पीएच ये हो जाए। ये पीएच कैसे चेंज होगा? ये पीएच चेंज होता है जब आपके शरीर के अंदर टॉक्सिन सब्सटेंस बनने लगते हैं। जैसे आपके शरीर के अंदर यूरिया यूरिया जो किडनी से छन के बाहर चली जाए, लेकिन अगर यूरिया बढ़ जाए तो ये पीएच चेंज हो जाएगा। या नाइट्रोजनस वेट बढ़ जाए तो बेसिक पीएच और ज्यादा बढ़ जाएगा, एसिडिक पीएच बढ़ जाएगा। कीटोन बॉडी मतलब फैट के मेटाबॉलिज्म से कीटोन बॉडी बनते हैं, प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से। तो ये जो बेस्ड प्रोडक्ट बनते हैं ज्यादा, जो फ्री रेडिकल बनते हैं शरीर के अंदर, तो ऐसे पदार्थ जब शरीर के अंदर बढ़ने लगे तो पीएच चेंज हो जाएगा। लेकिन आयुर्वेद की ये परिकल्पना जो उन्होंने संशोधन, वमन विरेचन, वमन करने से क्या है? वमन उल्टी कराना, उल्टी कराने से कैसे शरीर स्वस्थ होगा? क्योंकि जो हमारा स्टमक है, स्टमक से जब कोई चीज आप बाहर निकालने लगोगे लगातार, तो वहां एक प्रेशर डेफिसिट क्रिएट होगा। प्रेशर डेफिसिट का मतलब ये होता है, जैसे पूरा कोई एक गुब्बारा है, गुब्बारे के अंदर हवा भर दीजिए तो उसका प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, लेकिन गुब्बारे के अंदर की हवा निकाल दीजिए तो उसका प्रेशर कम हो जाएगा। तो वही प्रेशर डेफिसिट है कि स्टमक फूला हुआ है, उसके अंदर की सारी चीजें जब आप बाहर उल्टी करा दोगे तो क्या होगा कि वहां पर जो ब्लड सप्लाई है, उसमें जो टॉक्सिन सब्सटेंस होंगे वो निचुड़ निचुड़ के स्टमक में आ जाएंगे और उल्टी के रास्ते से बाहर निकल जाएंगे। और जब विरेचन कराओगे तो पूरे आंत में जो टॉक्सिन सब्सटेंस आ जाएंगे निचुड़ के शरीर से, वो विरेचन से बाहर निकल जाएंगे, बाकी बस्ती से जो नर्व पावर है वो और बढ़ेगी। तो देखा जाए अगर पूरी तरीके से, तो ये जो परिकल्पना है, हर साल 2 बार बसंत ऋतु और शरद ऋतु में इस प्रकार से जो उन्होंने संशोधन कराया, तो कहीं ना कहीं पूरे शरीर का जो टॉक्सिन्स पार्ट है वो निकल जा रहा है, और ब्लड पीएच मेंटेन रहता था, जिसके कारण से वो लोग 100 वर्ष की आयु जीते थे, स्वस्थ रहते थे। तो ब्लड पीएच का बहुत महत्वपूर्ण है। इसी पे सारे निर्भर करते हैं कि आपकी एक्टिविटी कैसी होगी। ब्लड की स्पेसिफिक ग्रेविटी देखी जाए, ब्लड में स्पेसिफिक स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है टोटल ब्लड का अगर देखा जाए, टोटल ब्लड में 1.052 से लेकर 1.061 तक होती है। और ब्लड सेल में डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स आते हैं। इनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी फिर बढ़ जाएगी, 1.092 से लेकर 1.101 तक हो जाएगी।
और स्पेसिफिक ग्रेविटी केवल अगर हम प्लाज्मा की बात करें तो ये कम हो जाएगी, क्योंकि प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा बहुत हल्का हो जाएगा, 1.022 से लेकर 1.026 तक इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी हो जाती है। विस्कोसिटी देखी जाए, विस्कोसिटी मतलब जो उसके अंदर कंसंट्रेशन होता है, विस्कोसिटी। जैसे आप पानी ले, पानी में चीनी डालकर उसकी चाशनी बना ले तो गाढ़ा हो जाता है, तो वही विस्कोसिटी, गाढ़ापन जो होता है। तो ब्लड जो होता है लगभग 5 टाइम ज्यादा गाढ़ा होता है, ज्यादा विस्कस होता है देन वाटर। तो पानी के कंपैरिजन में ब्लड 5 गुना ज्यादा विस्कस होता है। इंपॉर्टेंट इसलिए होता है विस्कोसिटी, जब किसी को कार्डियक अटैक हो या ब्रेन हेमरेज हो जाए। होता क्या है कि अगर किसी के ब्लड में थ्राम्बोसिस होने लगती है, एम्बोलिज्म हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में अगर ब्लड उसका गाढ़ा होगा तो कहीं ना कहीं कैपिलरी में रुकावट होने लगेगी। तो फिर हम उसको इकोस्प्रिन टेबलेट आती है, इकोस्प्रिन उसको डेली एक गोली, जो दिल के रोगी हैं, जो दिमाग में जिनको ब्रेन हेमरेज हो चुका है, उनके घर में अगर किसी का इलाज चल रहा होगा तो देखिएगा एक गोली इकोस्प्रिन की रखी होती है, हमेशा उनको खाना ही खाना है पूरे जिंदगी भर, ताकि ब्लड जो है ज्यादा गाढ़ा ना हो। ज्यादा गाढ़ा होगा तो मे बी उनको अटैक दोबारा से। तो विस्कोसिटी इज इम्पोर्टेंट पॉइंट। ब्लड के कंपोजिशन की बात करें, पोजीशन ऑफ ब्लड, ब्लड का कंपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर मुख्य रूप से बात करें तो तीन प्रकार के सेल इसमें प्रेजेंट होते हैं। वैसे तो ब्लड 2 पार्ट्स में होता है, एक होता है प्लाज्मा पार्ट, दूसरा पार्ट होता है सेल, ब्लड सेल होते हैं। इसमें 3 प्रकार के सेल पाए जाते हैं। नंबर 1 आरबीसी, या इसको हम लोग इरेथ्रोसाइट कहते हैं। डब्ल्यूबीसी, साइट कहते हैं, पाए जाते हैं। थ्राम्बोसाइट क्या होता है? थ्राम्बोसाइट कुछ अदर नहीं होता है, थ्राम्बोसाइट बनने लगती हैं तो उससे छोटे छोटे पार्ट टूट जाते हैं, मेगा कैरियोसाइट, यानी छोटे छोटे पार्ट टूट के जब अलग हो जाते हैं आरबीसी और डब्ल्यूबीसी से, तो वही आगे चलकर प्लेटलेट बन जाते हैं। तो प्लेटलेट क्या है? डब्ल्यूबीसी और आरबीसी के छोटे छोटे टुकड़े जो टूट जाते हैं। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लेटलेट क्या होते हैं, कहाँ से बनते हैं, तो बच्चा बड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि यार प्लेटलेट कहाँ से बनते हैं, तो मैंने सुना नहीं। तो प्लेटलेट भी बोन मैरो से ही तो बनेगा, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी जैसे बनते हैं। आरबीसी जो बनता है वो बोन मैरो से बनता है, तो बोन मैरो में ही जब आरबीसी बनना शुरू होता है तो उसके जो छोटे टुकड़े टूट जाते हैं वही प्लेटलेट बन जाता है। तो प्लेटलेट कहाँ से बने? बोन मैरो से बनते हैं। नेक्स्ट उसके आगे बात किया जाए प्लाज्मा के बारे में। यहीं पर एक चीज हम लोग देखते हैं, हेमाटोक्रिट वैल्यू क्या होती है। अब यहां से आप डॉक्टर बनना जब शुरू हो, जब
सामने वाले को पता होता है कि अरे मैं क्या कहूँ। तो भैया जब रिपोर्ट आप देखोगे तो फर्स्ट सीबीसी मतलब कंप्लीट ब्लड काउंट, कम ये सब कराया जाता है तो उसको बोलते हैं सीबीसी। सबसे पहले आपको यही देखना होता है कि उसमें ब्लू डबल नहीं है, आरबीसी नॉर्मल रेंज में है कि नहीं है। पर हेमाटोक्रिट वैल्यू क्या होती है कि 30 मिनट तक 3000 राउंड आरपीएम का मतलब होता है राउंड पर मिनट या रिवोल्यूशन पर मिनट। रिवोल्यूशन पर मिनट मतलब 1 मिनट में अगर कोई मशीन 3000 बार जो है घूम रही हो तो उसे बोलते हैं रिवोल्यूशन पर मिनट। जैसे आप लोग चक्कर लगाते हैं ना चारों तरफ, एक झूला झूलने जाते हैं उसमें घूमने वाला झूला होता है, तो वैसे ही एक मशीन होती है उसके अंदर आप क्या करते हैं कि ब्लड सैंपल लेते हैं और ये ब्लड सैंपल लेते हैं और उसके अंदर ब्लड भरा होता है और बंद करने के बाद में डार्ट लगा देते हैं और इसको इसी मशीन के अंदर हैं आधे घंटे तक। जब घुमाते हैं तो फिर इसमें चीजें होती हैं जो सेल होती हैं वो नीचे की तरफ हो जाती है। सेल क्या होंगी, नीचे की तरफ बैठ जाए, सेल नीचे की तरफ बैठ जाती हैं इस तरीके से और प्लाज्मा ऊपर की तरफ तैरता है। तो ये ऊपर वाला हिस्सा हो जाता है प्लाज्मा और नीचे वाला जो हिस्सा होता है इसको बोलते हैं ब्लड सेल। और यही ब्लड सेल्स जो होते हैं इन्हें ही हम बोलते हैं हेमाटोक्रिट वैल्यू। और ये वैल्यू की लगभग 45% ये होती है और प्लाज्मा 5%। और इसी को हम लोग पैक्ड सेल वैल्यूम, इसी पॉइंट को पीसीवी पैक्ड सेल वैल्यूम भी कहते हैं हेमाटोक्रिट को। तो इसी में देखेंगे जैसे इसमें जो ये दो लेयर आपको दिखी हैं, एक इसमें जो है आपको हल्की सी बीच में इस तरह की भी एक लेयर दिख सकती है हल्की सी। तो नीचे आरबीसी हो जाएंगे ब्लड सेल, ऊपर बीच में जो प्लेटलेट हो जाएंगे और ऊपर प्लाज्मा हो जाएगा। तो वाइट लेयर है यानी प्लेटलेट्स और नीचे जो आरबीसी है, तीनों लोग हेमाटोक्रिट बोलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें से जब सेंट्रीफ्यूज करके हमने प्लाज्मा निकाल लिया, प्लाज्मा कितना होता है शरीर के अंदर, 55% प्लाज्मा होता है जो स्ट्रॉ कलर का होता है। स्ट्रा मतलब भूसा जो होता है, जिस प्रकार से हल्का पीलापन लिए हुए होता है उसी प्रकार का होता है, हल्का भूसा कलर का होता है स्ट्रॉ कलर का। और इसमें क्या होता है कि प्लाज्मा की अगर हम बात करें तो इसमें भी हम दो, इसमें तीन पार्ट हो सकते हैं प्लाज्मा के अंदर। एक तो हो सकता है इसके अंदर सॉलिड पार्ट क्या है, वाटर कितना है और गैस कितनी होती है।
इसके अंदर 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है इसके अंदर वाटर। तो प्लाज्मा में लगभग जो है 92 से लेकर 93% तक वाटर होता है। और उसके बाद में इसमें जो सॉलिड चीजें होती हैं प्लाज्मा में, वो 7 से 8% तक सॉलिड चीजें होती हैं। बाकी बहुत ही ट्रेसेस पार्ट में इसमें कुछ गैस भी पाई जाती है। सॉलिड पार्ट यहाँ पर जो पाया जाता है, इसमें भी 2 पार्ट होते हैं। एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या है, और दूसरा इनऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या है। और दूसरा होता है इनऑर्गेनिक। अब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक आप लोग इंटर में पढ़े होंगे कि क्या होते हैं। ऑर्गेनिक का मतलब होता है जहाँ कार्बन पाया जाता है, और इनऑर्गेनिक मतलब जिसमें कार्बन ना हो। इसमें गैसेस हम देख लेते हैं पहले कौन कौन सी गैसेज होती हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और नाइट्रोजनस गैसेज होती हैं, नाइट्रोजन। ये 3 गैसेज यहाँ पर मुख्य रूप से पाई जाती हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंस में बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं, जैसे नंबर 1 प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन मुख्य रूप से प्लाज्मा प्रोटीन 3 होती हैं। एल्बुमिन, एल्बुमिन, एल्बुमिन प्लाज्मा प्रोटीन, ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन। प्लाज्मा प्रोटीन जो होती हैं वो लगभग 7.5 ग्राम होती हैं पर डेसीलीटर, जिसमें से एल्बुमिन जो है ये लगभग 4.7 ग्राम पर डेसीलीटर, 2.3 ग्राम पर डेसीलीटर, और सबसे कम फाइब्रिनोजन होती है 0.3 ग्राम पर डेसीलीटर। और टोटल प्लाज्मा प्रोटीन लगभग 7.3 ग्राम पर डेसीलीटर। लेकिन आप एवरेज देखा जाए तो 6.5 से यानी 6.4 से लेकर 8.3 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। ठीक है। प्लाज्मा प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आगे हम लोग बात करेंगे। फाइब्रिनोजन थक्का बनाने के काम में आता है। दूसरा इसमें क्या होगा, पहला पार्ट तो प्लाज्मा प्रोटीन हो गया। दूसरा पार्ट यहाँ होता है अमाइनो एसिड्स का। अमाइनो एसिड भी 2 प्रकार के होते हैं, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल। एक अमाइनो एसिड होते हैं एसेंशियल और दूसरे नॉन एसेंशियल। तो ये होते हैं। तीसरा ऑर्गेनिक पार्ट में यहाँ पर पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में ब्लड में मोनोसैकेराइड के रूप में केवल ग्लूकोज पाया जाता है। फिर इसमें फैट पाए जाते हैं, फैट्स। फैट्स जो होते हैं प्लाज्मा में ट्राइग्लिसराइड्स, कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल एंड फास्फोलिपिड।
फास्फोलिपिड, ये 3 फैट पाए जाते हैं। इसके अलावा इंटरनल सिक्रीशन, इंटरनल सिक्रीशन के रूप में हार्मोन, हार्मोन भी क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। एंजाइम, प्लाज्मा में ही एंजाइम पाए जाते हैं। बहुत सारे एंजाइम हैं, जिसमें अमाइलेजेस हैं, कुछ एंजाइम के नाम भी लिख लें। अमाइलेज, लाइपेज, एस्टरेज, प्रोटियोज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, एल्कलाइन फास्फेटेज, ये चीजें यहाँ पर पाई जाती है। इसके ऑर्गेनिक कंपाउंड में नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन सब्सटेंस होते हैं कुछ, नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन सब्सटेंस। मतलब ये है, तो देखिए प्रोटीन भी जो होते हैं वो नाइट्रोजन के ही पार्ट होते हैं, उसी से बने होते हैं, लेकिन ये प्रोटीन नहीं है। जैसे बने नाइट्रोजन के हैं लेकिन प्रोटीन नहीं है, जैसे अमोनिया, क्रिएटिनिन, क्रिएटिनिन और क्रेटीन, जैंथीन है, यूरिया है, यूरिया, जैंथीन, यूरिक एसिड, हाइपोजेंथीन, मुख्य रूप से ये है। इसके अलावा एक पार्ट और एंटीबॉडीज, बॉडीज में गामा ग्लोबिन्स वगैरह होते हैं, गामा ग्लोबिन, ये ऑर्गेनिक पार्ट होते हैं। दूसरे इसमें देखें, नॉन इनऑर्गेनिक पार्ट जो होते हैं, उसके उसमें जितने भी सॉल्ट होते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, फास्फेट, आयोडीन, आयरन, कॉपर, ये सारे हमारे शरीर के अंदर होते हैं। देखो, मॉडर्न साइंस आज आई है, आयुर्वेद कितने वर्षों पुराना है। सोचिए, हम लोग जब रसशास्त्र पढ़ते हैं तो रसशास्त्र में हम देखते हैं कि जो हेवी मेटल्स है, यही जो धातुएं हैं, मेटल्स हैं, इनसे दवाएं बनाकर हमारे शरीर में दी जाने लगी। उसके पहले भी होता था। सबसे पहले भस्म निर्माण प्रक्रिया का सर्वप्रथम वर्णन अष्टांग संग्रह में ही वर्णित है।
अब सोचो इतने सालों पहले लोगों को पता था कि हमारे शरीर में धातुएं भी होती हैं जिनका बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है। मॉडर्न साइंस आज पता कर पाई है। तो अगर आयुर्वेद के लोगों को ये नहीं पता होता, भाई एक नॉर्मल आदमी जो साइंस का ना हो, अभी ना हो, अगर उससे आप बात करिए कि तो वो कहेगा अच्छा हमारे शरीर में आयरन लोहा होता है, बड़ा चौंकेगा वो। लेकिन जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा उसको पता होगा। तो ये आयुर्वेद में इतने हजार साल पहले पता था। लोगों को लगता है कि आयुर्वेद साइंटिफिक नहीं है, रिसर्च की जरूरत नहीं है आयुर्वेद को। आयुर्वेद में रिसर्च बहुत हुआ है, तभी वो ऋषियों मुनियों ने ऐसा लिखा है। अगर सोचो, क्या 3,000 साल पहले किसी को ये लग सकता था कि हमारे शरीर में भी लोहा होगा, उससे ऑक्सीजनेशन, ब्लड उससे ही जो है आरबीसी बनेगी, उससे ऑक्सीजन कैरियर होगा। ये सब पता था तभी तो आयुर्वेद लिखा गया। इसको कभी हम झुठला नहीं सकते। तो ये तो बात रही प्लाज्मा की। देखिए इसमें प्लाज्मा में कुछ इम्पोर्टेंट वैल्यू है, बहुत इम्पोर्टेंट है। नॉर्मल वैल्यूज, ये आप लोग केवल एग्जाम के पर्पज से नहीं, आपके घर में भी बहुत जरूरी। कई बार आपको रिपोर्ट दिखाने के लिए कोई आएगा, तो इनको जरूर जानने की जरूरत है। क्या क्या चीजें, जैसे ग्लूकोज। ग्लूकोज की नॉर्मल वैल्यू 100 से 120 मिलीग्राम पर डीएल होती है। क्रेटिनिन, क्रेटिनिन अगर किसी की किडनी खराब है, किडनी खराब होने लगती तो ये बढ़ने लगता है 0.5 से 1.5 मिलीग्राम पर डीएल। कोलेस्ट्रॉल, किसी के अंदर लिपिड मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा 200 मिलीग्राम पर डीएल तक नॉर्मल है, मतलब इतने, इससे ज्यादा होगा तो अब नॉर्मल। प्लाज्मा प्रोटीन, अभी पीछे बात लो प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में कि कितनी होनी चाहिए। तो 0.3 ग्राम पर डीएल। बिलीरुबिन, कुछ कर ही रही हूँ मतलब बिली रूम की सफाई करी, यहाँ झाड़ू लगा। अरे तो बिलीरुबिन कितना होता है, 0.5 से 1.5 मिलीग्राम पर डीएल। हालांकि बिलीरुबिन में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी होता है, लेकिन अभी आप इतने जाने। सोडियम, सोडियम की नॉर्मल वैल्यू 135 मिली 135 टू 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। और पोटेशियम की वैल्यू कितनी होती है, सोडियम पोटेशियम जानना बहुत जरूरी है, क्लोराइड का जानना बहुत जरूरी है। पोटेशियम होता है 3 के इक्विवेलेंट पर लीटर। पता चले अगर पोटेरा हो जाएगा तो हार्ट उसका रुक जाएगा, हार्ट बीट। जैसे आप लोग देखे होंगे ओपन हार्ट सर्जरी, दिल का जो ऑपरेशन होता है, दिल को कैसे हम रोकें भाई, दिल धड़क मर जाएगा ना। कुछ नहीं करना, मतलब बहुत ही सिंपल, केवल दिल में क्या करते हैं ये लोग, पोटेशियम जो है खूब सारा डाल देते हैं। में पोटेशियम जब खूब सारा डालते हैं तो जो ऐसे नोड होता है बंद हो जाएगी, बाकी ब्लड जो है बाहर निकाल, एक पंपिंग मशीन में उसके द्वारा पंप धीरे दिल से एकदम सारा एकदम रोक देते हैं। अब जब हार्ट का ऑपरेशन हो चुका होता है, उसके बाद में क्या करते हैं, ये क्या, एक ब्लड लेते हैं, ब्लड से उसके हार्ट में ब्लड का, जैसे पिचकारी लेते हैं ना, पिचकारी मार देते हैं, वैसे ब्लड का पिचकारी समझ लो मार देते हैं। तो जो
वो आपने सोडियम बहुत ज्यादा हार्ट में दे दिया था, वो सोडियम सब धुल के चला जाएगा, हार्ट फिर धड़कने लगता है फिर से, मतलब एकदम जादू जैसा चीज जो होती है वैसा होता है। तो ये पोटेशियम बड़ा कमाल है। और खासकर जो किडनी के रोगी होते हैं उनमें सोडियम पोटेशियम गड़बड़ हो जाता है, तो जैसे आयुर्वेद में एक दवा है पुनर्नवा, ये पुनर्नवा मुख्य रूप से किडनी की बीमारियों के लिए इस्तेमाल किया। जब सेकेंड ईयर में आओगे द्रवगुण में तो मैं पढ़ाऊंगा। तो पुनर्नवा में पोटेशियम बहुत होता है, पोटेशियम बहुत होता है पुनर्नवा में। अब आयुर्वेद का जो मतलब नॉर्मल ग्रेजुएट बहुत अच्छे से नहीं पढ़ाई किया होगा, वो किडनी का मरीज आएगा उसको खूब पुनर्नवा पिलाएगा। अब पता लगे खूब पुनर्नवा पिलाया और किडनी उसकी पोटेशियम बाहर निकाल भी नहीं रही है, वो तो ये सोच रहा है ना कि पुनर्नवा से उसकी किडनी ठीक होती है, लेकिन उसका दूसरा पॉइंट नहीं सोच रहा है कि उसमें पोटेशियम भी बहुत ज्यादा होता है। और फिर पता चलेगा इतना पुनर्नवा दे दिया कि किडनी के अलावा उसका दिल भी खराब होने लगा, उसके दिल की धड़कन गड़बड़ होने लगी, उसे एरिथमिया आने लगेंगे, थोड़ा सा चक्कर आने लगेगा, उसको घबराहट जैसे लगने लगेगी। तो आप पुनर्नवा दीजिए लेकिन मात्रा उसकी कम रखिए, डोज बहुत जरूरी है। तो आयुर्वेद की औषधियां ऐसी नहीं है कि आप लोग मतलब ऐसे प्रयोग कर दो, उनको भी समझने और पढ़ने की बहुत जरूरत है। साइड इफेक्ट आयुर्वेद में भी बहुत है, लेकिन अगर मात्रा का ध्यान रखेंगे तो कोई साइड इफेक्ट नहीं। फिर उसके अलावा मैग्नीशियम की बात करें, मैग्नीशियम 1.2 से लेके 2.0 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। और क्लोराइड, क्लोराइड होता है 100 से 110 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। बाइकार्बोनेट 22 से 26 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। वैसे नॉर्मल अवस्था में ये जो साल्ट होते हैं ये बहुत ही फिक्स होते हैं, किसी को बहुत सीवियर कंडीशन होती है तभी जाके ये चेंज होते हैं, नहीं तो फिर ये चेंज इनके नॉर्मल चेंज वैल्यू चेंज नहीं होती है। अगर ये जरस भी, जो अभी पीछे मैंने एबीसी बताया था, तो उसमें सारे वैल्यू निकल के आते हैं। अगर चेंज है तो इसका मतलब उसको सीवियर ही कोई बीमारी है, तो उसको ध्यान से आगे इलाज कराने की जरूरत है। एक शब्द होता है सीरम, जैसे आप लोग कई बार सुनते होंगे सीरम प्रोटीन, सीरम चढ़ाना है इसको, डेंगू के मरीज को या इस मरीज को हम सीरम चढ़ाएं। सीरम क्या होता है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट इसकी डिफिनीशन है, प्लाज्मा। और प्लाज्मा से क्या करिए, जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन है इसको निकाल दीजिए। तो इसकी डिफिनीशन क्या हो गई सीरम की, कि प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन प्रोटीन क्या बन जाएगा, सीरम। और ये सीरम जो है कई सारी बीमारियों में इसका प्रयोग करते हैं, चढ़ाते हैं, ताकि ब्लड का वैल्यूम जो है वो मेंटेन रहे और उसको हाइपोवैल्यूमिक डिसऑर्डर्स ना हो। क्योंकि कई बार ये होता है कि अगर आपके ब्लड का वैल्यूम कम हो गया, 5 लीटर से 4 लीटर या 3 लीटर हो गया, तो ऐसी कंडीशन में हाइपोवैल्यूमिक शॉक, यानी कि वो कोमा में जा सकता है, शॉक हो सकता है, और इन सब, या हैमरेज हो सकता है, थ्राम्बोसिस हो सकती है, एम्बोलिज्म हो सकता है। इन सब चीजों को रोकने के लिए बहुत जरूरी है कि हमको उसको प्लाज्मा मेंटेन रखना होता है, ब्लड का वैल्यू मेंटेन रखना होता है। फंक्शन ऑफ ब्लड देखें, फंक्शन ऑफ ब्लड, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, न्यूट्रिशन। आपको पता है इसमें ग्लूकोज होता है, अमाइनो एसिड्स होते हैं, लिपिड होते हैं, विटामिन होते हैं, तो सबको जाके देगा। दूसरा रेस्पिरेटरी फंक्शन, ऑक्सीजन और CO2 कैरी करता है।
तीसरा एक्सक्रेटरी फंक्शन। एक्सक्रेटरी फंक्शन में यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, इन सबको जो है बाहर निकालता है, वेस्ट प्रोडक्ट वगैरह को बाहर निकालता है किडनी से ब्लड और स्वेटिंग के माध्यम से। जैसे पसीना भी निकलता है ना, तो उसमें भी एक्सेस सॉल्ट वगैरह भी बाहर निकलते हैं। ट्रांसपोर्ट करता है, मतलब ट्रांसपोर्ट धुलाई करता है हार्मोन का। एक जगह हार्मोन निकलता है, उसको ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में जाता है। और एंजाइम का, जैसे एक हार्मोन प्रोटीन, प्रोटीन किडनी से निकलता है, फंक्शन उसका बोन मैरो पे होता है, तो किडनी से बोन मैरो तक वो ब्लड के रास्ते से ही जाता है। टीएसएच हार्मोन निकलता ब्रेन में है, काम उसका थायराइड ग्लैंड के ऊपर होता है, तो ब्लड से ही जाता है। इसके अलावा रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस, रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस, तो वाटर को बैलेंस करता है, यानी कि एक्सेस वाटर होगा तो स्वेटिंग के माध्यम से बाहर निकाल देगा। रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस, तो एसिड बेस बैलेंस मैंने भी पीछे इसके बारे में समझाया भी था। कुछ भी चीजें एक्स्ट्रा होगी तो उसको बाहर निकाल देगा। रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर बाहर बढ़ेगा तो पसीना निकलेगा, हीटिंग होगी जिसके कारण से ठंडा हो जाएगा। स्टोरेज फंक्शन, कुछ स्टोरेज फंक्शन भी होता है, जैसे फैट, इनका स्टोर करके भी रखता है। और एक डिफेंसिव, डिफेंसिव फंक्शन तो पूरा का पूरा जितने डब्ल्यूबीसी है और गामा ग्लोबिन्स, ये सब क्या है? ग्लोबिन्स मतलब जो गामा ग्लोबिन्स इम्यूनिटीज, जो ह्यूमोरल, दो तरह की इम्यूनिटी होती है बॉडी में, एक सेलुलर इम्यूनिटी और दूसरा होते हैं ह्यूमोरल। तो जो बी लिम्फोसाइट के द्वारा ह्यूमोरल इम्यूनिटी होती है उसमें गामा ग्लोबिन्स होते हैं, गामा ग्लोबिन्स ए, गामा ग्लोबिन्स एम, जी, ई, ये सब होते हैं। तो वो सारी चीजें ब्लड में होती हैं, तो ये प्रतिरक्षा तंत्र आपका मजबूत बनाती हैं। तो ये सारे फंक्शन ब्लड के ही होते हैं। तो ये आपका आज हम लोगों ने पढ़ा ब्लड और प्लाज्मा। कल हम लोग बात करेंगे ब्लड सेल डब्ल्यूबीसी वगैरह कैसे बनती है, उसका फंक्शन कैसा होता है, और रक्त धातु। आज बस इतना ही।